हेलो, मैं हूं पवन और आपका मेरे YouTube चैनल पीके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। इस चैनल पे अपन जो स्पेशल क्लास लेके चल रहे हैं वो अभी चल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस के टॉपिक, ठीक है। साथ ही इस चैनल के माध्यम से आप मैथ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है अदर एग्ज़ाम के लिए वो भी कवर कर सकते हैं। तो आप यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी आने वाले वीडियो हैं जो भी मैं बनाऊंगा वो जल्दी आपके पास में पहुंचे। तो अभी क्या करो, बेल बटन को दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आगे अपन साइंस के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने रेलवे ग्रुप बी के एग्ज़ाम के लिए। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ इस टॉपिक से आपको थ्योरी तो पूछता ही है, मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि कार्य की यूनिट क्या है, शक्ति का विमा क्या है, ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। लेकिन साथ ही साथ अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछने लगा है। तो अपने जो पिछली क्लासों में है लगभग 5-6 टाइप अपन न्यूमेरिकल हैंडल कर लिए थे, ठीक है। अब 1-2 जो टाइप बचे हैं वो अब करने जा रहे हैं। देखो अब जो नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ, जैसे कल अपना जो टाइप था वो कर रहे थे, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था कि पावर का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है, P/W/T, मतलब शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, जो किस पे डिपेंड होती है, कार्य पे, ठीक है, कार्य अपॉन समय। लेकिन साथ ही साथ एक फॉर्मूला और बन जाता था P का, क्या, mgh/T। ये कहाँ से बना? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कार्य का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, W=mgh। कब होता है? जब आपका द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई दे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो अपन कवर करते हैं। नेक्स्ट टाइप करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टाइप 6 था या 7 होगा शायद, है ना, 7। वो कौन सा पूछ लेता है? आपको पूछ लेता है नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वैसे तो 10th लेवल में जैसे साइंस सब्जेक्ट में चलता था मेनली, लेकिन आजकल कंपटीशन में भी पूछने लग गया है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड। मान लो आपको पूछ लेता है कि यूनिट की संख्या क्या है, या फिर आपको यूनिट के रुपए दे देगा, मतलब एक यूनिट के इतने रुपए हैं, फिर विद्युत खर्चा पूछ लेगा, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए क्या करना होता है आपको? फॉर्मूला क्या होती है? उपकरणों की संख्या, मैंने करवा दिया था, लिखवा दिया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए? मतलब यूनिटों की संख्या, ठीक है। उपकरणों की संख्या, शक्ति, फिर गुणा में, इनके गुणा में है, ठीक है, दिन, घंटा, ठीक है। देखो शक्ति जो पावर है वो किस में होनी चाहिए? वोट में, ये ध्यान रखना। और अपॉन में क्या आ जाता है? 1000। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी उपकरण यूज कर रहा होगा, कितने उपकरण, जैसे मकान में मान लो 10 फैन यूज कर रहे हो, 5 ट्यूबलाइट यूज कर रहे हो, 1 कूलर यूज कर रहे हो, 1 फ्रिज, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? अपने उपकरण। पावर, शक्ति क्या जाएगी? मान लो वो बोल देगा कि एक जो बल्ब है उसके मान लो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो वो आ जाएगा गुना में। उसके बाद में दिन, मतलब आप कितने दिनों की यूनिट निकालना चाहते हो। हावर्स, घंटा, मतलब कितने घंटे आप उन उपकरणों को यूज करते हो, और डिवाइड करना है 1000 से। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है। देखो अब आपको एक न्यूमेरिकल के द्वारा मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखो देखो ये क्वेश्चन है, 100 वाट के 10 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटे यूज करते हैं। मतलब अपने घर पे 100 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, कितने? 10। उनको अपन हर डे कितना यूज कर रहे हैं? 10 घंटे। तो माह के अंत में, अब देखो ये एक चीज बताना चाहूंगा, माह के अंत में, अब देखो प्रॉपर आपको माह नहीं दे रखा है, क्योंकि महीने में अलग अलग डेज होते हैं, किसी में 30, किसी में 31, और फिर लीप ईयर का और वो होता है। तो देखो साइंस में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बाई चांस आता है, तो माह का अंत दे दिया तो आप 30 यूज करना, प्रीफर किसको करना? 30 दिन, ठीक है। या फिर आपको डेज, प्रॉपर डेज भी देगा, तो ये वो होगा। तो अंत में कुल कितनी यूनिट होगी? आपको यूनिटों की संख्या निकालनी है। तो आपको पता है कि यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है?
मतलब एक यूनिट की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, वो देखो यहाँ पे अपन हल कर रहे हैं सोल्व। देखो तो मैंने बताया था फॉर्मूला, यही क्लास में याद करो क्या होता है, उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या, ठीक है, गुना में क्या आएगा, जो पावर शक्ति यूज करते हैं वो, ठीक है, शक्ति किसमें, वोट में होनी चाहिए, साथ में दिन घंटा, ठीक है, और भी कुछ हो तो मल्टीपल में और इंटू 1000। बस ये फॉर्मूला अब लगा दो। देखो उपकरणों की संख्या, कितने उपकरण है टोटल 10, तो 10 आ गया। शक्ति पावर कितनी है उसकी 100, तो यहाँ पे मल्टीपल में 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखो दिन, प्रत्येक दिन चल रहा है, क्योंकि माह है तो माह के अपन 23 दिन मान लेते हैं, ठीक है। घंटा कितना 10, अपोन में क्या जाएगा, ठीक है। अब कट कर लेते हैं, देखो 3 जीरो है, 1 2 3, तो कितना आ गया 300, मतलब यूनिट कितने आ गई 300। और यूनिट आपको पता है किस में लिखते हैं अपन, KWH में, बताया था मैंने, ठीक है। यूनिट किस में, किलोवाट पर हावर में अपन लिखते हैं। तो यूनिट की जो यूनिट की यूनिट, ठीक है, ये यूनिट की यूनिट क्या होती है KWH में, ठीक है। समझ में आ गया। आपके घर पे मीटर वगैरह लगा होगा तो वहाँ पे भी लिख रहा होगा, देखो KWH, देखना आप अभी मेरी क्लास ले रहे हो तो अभी जाके देखो, प्रैक्टिकल करना अच्छी चीज़ होती है। तो देखो यूनिट कितने आए 300 किलोवाट पर घंटा। समझ गए क्या कैसे किया, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। 100 वाट के 10 बल्ब है, प्रत्येक दिन 10 घंटे चला रहा है, तो माह के अंत में कुल कितनी यूनिट आएंगी, तो आप ऐसे यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन के माध्यम से और इसको समझने की कोशिश करो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 100 वाट के 15 बल्ब को प्रत्येक दिन 15 घंटे जलाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई बंदा रूम लेके रह रहा है, मान लो सपोज करो, वो मात्र कितने दिन रह रहा है 20 दिन में। तो 20 दिन में उसने क्या किया, कोई रूम नहीं है उसका, मतलब फ्लैट वगैरह कुछ भी होगा, क्योंकि 15 बल्ब तभी यूज कर रहा है। या हो सकता है जैसे सेविंग वगैरह की उन दुकानों में भी तो छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं ना, तो ऐसे समझ लो। तो 100 वाट के 15 बल्ब है, कितने घंटे चला रहा है, 15 घंटे चलाता है, ठीक है। और कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो क्या पूछा कि टोटल विद्युत खर्चा। अब देखो यहाँ पे यूनिट नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा कि कितना खर्चा आएगा, मतलब उसका मतलब कितने रुपए का बजट बन जाएगा जब ये चीज यूज करता है। और अपन को दे दिया कि एक यूनिट के कितना चार्ज लग रहा है 5 रुपए। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो यूनिट निकाल लेंगे और जो यूनिट आएगी उनको 5 से गुना कर देंगे, वो विद्युत खर्चा आ जाएगा। देखो आप लोग ज़्यादातर, मुझे पता है कि ज़्यादातर रेंट वगैरह पे रहते होंगे, तो वहाँ पे बिजली बिल का शुल्क लिया जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, रूम के साथ में। तो वहाँ पे अपन को बता दिया जाता है कि एक यूनिट के इतने चार्ज है। जैसे एक यूनिट के मान लो 10 रुपये है, 8 रुपये है, 5 रुपये, कुछ भी। तो अपन खुद भी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, मान लो आपके जैसे एक महीने का यूनिट आ गया मान लो 50 यूनिट आ गई, तो आपको जब बता दिया जाता है कि 8 रुपये पर यूनिट चार्ज है, तो आप निकाल लेते हो 8 इंटू 50 कितना हो गया 400 रुपये। तो वही चीज़ यहाँ पे, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। वहाँ पे अपन को निकालना नहीं पड़ता है कि बल्ब कितनी देर है चल रहा है, फैन कितनी देर चल रहा है, अपन को रिकॉर्ड करना नहीं पड़ता, वो अपने मीटर में आ जाता है। बस अपन को तो जो यूनिट आ गई उनको डायरेक्ट मल्टीपल करना होता है। तो जो यूनिट होता है वो यूनिट इसको कैलकुलेशन करके यूनिट निकाल देता है, ठीक है। मतलब जो यूनिट मीटर लगा हुआ होता है वो इनको बायोडाटा को क्या करता है, फॉर्मूले के द्वारा सोल्व करता है, जो अपना फॉर्मूला था, ठीक है। उससे ये यूनिट निकाल लेता है, फिर यूनिट को किससे, जो चार्ज लगता है उससे गुना कर देता है। तो देखो, तो वही फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ। तो अपन पहले निकालेंगे क्या, एक यूनिट की संख्या, क्योंकि यहाँ एक यूनिट का चार्ज दे रखा है। तो एक यूनिट की संख्या निकालने का फॉर्मूला अपन को पता है कि उपकरणों की संख्या कितनी है 100। उसके बाद में जो पावर, उपकरणों की संख्या कितनी है 15। देखो पूरा जैसा फॉर्मूला वैसे लिखो, उपकरणों की संख्या कितनी है 15। फिर शक्ति, जो पावर यूज हो रही है वो कितनी है 100 वाट। कितने घंटे चलाता है 15 घंटे। कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए। अपोन में कितना आ जाता है 1000। अब देखो 3 जीरो से 2 जीरो ये गई 1 जीरो। अब इसको
15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर आपको आता है, मेरे मैथ की क्लास आपने ली होगी, कितना होता है 225 ही होता है ना, 225। उसके बाद में 225 इंटू 2 भी है, तो क्या आ जाएगा 225 का डबल कितना हो जाएगा 450। तो यूनिट आ गई, मतलब KWH, ये आपकी टोटल यूनिट आ गई। अब आपको टोटल विद्युत खर्चा पूछा है, तो टोटल विद्युत खर्चा क्या हो जाएगा, विद्युत खर्चा निकाल लेते हैं। मतलब जितनी यूनिट आई 450 इंटू 1 यूनिट का चार्ज कितना है 5 रुपये, तो 5 से गुना कर दो तो कितना आ गया 0, ये आ गया रुपए में। ठीक है, कैलकुलेशन सही क्या है 0 सही है। ठीक है, तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा 2250 रुपए का। कैसे है समझाऊं क्या एक बार हो, देखो अपने क्वेश्चन दे दिया कि 100 वाट के 15 बल्ब को प्रत्येक दिन 15 घंटे जलाता है, तो 20 दिन में कितना विद्युत खर्चा आएगा यदि 1 यूनिट का चार्ज कितना है 5 रुपए। तो अपन क्या किया, पहले तो यूनिट निकाल लिए। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, उपकरणों की संख्या इंटू पावर जो यूज होती है शक्ति, ठीक है, इंटू कितने दिन का निकालना है वो, और कितने घंटे अपन वो उपकरण यूज करते हैं, और डिवाइड करते हैं, भाग किससे देते हैं 1000 से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अपनी यूनिट आ गई। जब यूनिट आ गई तो अपने 1 यूनिट का जो चार्ज है उससे क्या कर देंगे गुना, इससे अपन टोटल विद्युत खर्चा कितना आएगा वो अपन निकालें। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब आगे मैं एक चीज़ और करवाने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जिसको ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लो। देखो मैंने जो अपन थ्योरी पढ़ रहे थे तब एक टॉपिक पढ़ाया था, क्या, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये करवाया था। ठीक है, तो इसमें मैंने ये बताया था। अब इसके रिलेटेड अपन क्या करेंगे, लास्ट में ये करवाया था, तो इसके रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि कोई सिस्टम, कोई निकाय होता है, मान लो कुछ भी, तो उस पर यदि कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करे, जैसे देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये मान लो 2 वस्तु है। जैसे इसका द्रव्यमान मान लिया कितना m1, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u1, ठीक है, और इधर दूसरी वस्तु इसका m2 और ये u2 है। ठीक है, अब देखो इनके ऊपर, मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कोई भी बल नहीं लग रहा इन दोनों के बीच में। तो मैंने बोला था कि जब भी कोई निकाय है यदि उस पर बाहरी असंतुलित बल कार्य करे, ठीक है, कार्य नहीं करे, तो इनका जो संवेग है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो कुल संवेग होता है, मतलब mv, यहाँ पे m1 u1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट दोनों का, इधर m2 u2 ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए, मतलब इस पे कोई असंतुलित बल कार्य ही नहीं कर रहा। लेकिन यदि इन पे बल लगता तो ये किस हिसाब से हो जाता, मान लो ये बल लग रहा है तो ये दोनों यहाँ पे टकराए। जैसे मान लो इनकी परिस्थिति यहाँ पे ऐसे हो गई कि देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे दोनों टकराएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो असंतुलित बल कार्य किया मान लो, तो ये टकराएंगे। टकराने के बाद में क्या होगा, अब इनका जो यहाँ पे टकराने से पहले, देखो यहाँ पे क्या है, टकराने से पहले की चीज है, और ये क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टकराया, तो टकराने के बाद में जो इनकी स्पीड जो है वो इसके साथ ही बराबर ही होगी एक तरह से। मतलब जो टोटल इनका जो कुल संवेग है वो टकराने के बाद में कुल संवेग के बराबर होगा। कैसे, देखो मान लो ये इधर आ गया, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान तो वही होता है m2, लेकिन जो वेग है वो वेग चेंज हो जाएगा v1 v2। ठीक है, अंतिम वेग हो गया। देखो समझने का मतलब ये है, मान लो 2 वस्तु है, ठीक है, इनके ऊपर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा पहले। ठीक है, तो ये टकराने के पहले की स्थिति है कि उसका द्रव्यमान अलग है और वेग अलग होगा कुछ। लेकिन जब ये जैसे ही टकराएंगे, जैसे ही ये बल, किसी बल के कारण, असंतुलित बल के कारण ये जैसे ही टकराएंगे, तो टकराने के बाद में उसका क्या होगा, वेग थोड़ा चेंज हो जाएगा।
जिसको अपन v1 v2 बोल रहे हैं। लेकिन इनका जो कुल संवेग होगा, मतलब इसका कुल संवेग क्या होगा, m1 v1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2 किसके इक्वल होगा, हमेशा इस वाले के इक्वल। ठीक है, टकराने के बाद की स्थिति यहाँ लिख लेता हूँ, टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ये अपना फॉर्मूला हो गया और इसी पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। देखो जो बंदूक वाले कंडीशन होते हैं वो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे मान लो आप बंदूक से गोली चला रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, असंतुलित बल लगता है। ठीक है, मतलब वो क्या होता है कि पहले कुछ वेलोसिटी अलग होती है बंदूक पे, इधर अपोजिट साइड में लगती है और गोली आगे जाती है। ठीक है, देखा होगा, किसी ने चलाया होगा। जैसे मान लो ये बंदूक चला रहा हूँ मैं ऐसे, तो क्या होगा, जैसे ही गोली चलेगी तो गोली आगे की तरफ जाएगी, लेकिन वेग एक पीछे की तरफ काम करता है। तो वो इसी वेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही काम करता है। कैसे, देखो मतलब वो जब नॉर्मल स्थिति में थे तो उसका क्या हुआ, मास वगैरह वेलोसिटी अलग थी। लेकिन जैसे अपन ने वो दबाते हैं ना, ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिगर दबाते हैं तो एक असंतुलित बल कार्य करता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज हो जाती है। मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो उस गोली का वही रहेगा। तो इसके रिलेटेड ये होगा कि जो टकराने के पहले जो उसके अंदर जो वेग था, जो मास था, उनका कुल योग किसके टकराने के बाद के कुल योग के लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब उसका कुल संवेग संरक्षण क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये समझ में आ गया क्या? नहीं आया हो तो एक बार आप जब भी वीडियो लो कमेंट करके दोबारा बताने की कोशिश कर लूँगा, कमेंट कर देना। और यदि आ गया हो ये फॉर्मूला मैंने, इसके रिगार्डिंग अपन अब न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। देखो देखो क्वेश्चन, 5 kg के बंदूक से 50 ग्राम की गोली 50 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी। मतलब वो ये मान लो कोई बंदूक है। ठीक है, अब ये बंदूक नॉर्मल स्थिति में है, लेकिन जैसे मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो गोली आगे की तरफ जाएगी। तो वो गोली आगे की तरफ जा रही है, तो उस गोली का देखो क्या हो रहा है, 50 ग्राम की तो गोली है और स्पीड कितनी है उस गोली की, 50 मीटर पर सेकंड। और इस जो बंदूक का वेट है वो कितना दे दिया, मास कितना, 5 kg। गोली का भी मास दे दिया, बंदूक का भी। लेकिन पूछा क्या है, बंदूक कितने वेग से पीछे, मतलब बंदूक की क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो देखो मैंने एक चीज़ बताया था, अब मेरे को देखो बंदूक का डायग्राम ऐसे प्रॉपर बनाना तो नहीं आता, लेकिन एक बार कोशिश करता हूँ, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि समझने में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे कुछ होता है, साउथ की मूवी में देखा था मैंने। तो ये मान लो ट्रिगर वगैरह है, ऐसे देख लो नॉर्मल, सही है क्या, ऐसे ये ट्रिगर होता है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लो ये मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो यहाँ से देखो एक गोली जा रही है ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो ये गोली चली गई, ऐसे ही आती है ना गोली, और ये करके ऐसे। ठीक है, ये गोली है। तो देखो क्या कर, देखो समझाने का मतलब ये है कि ये बंदूक है, तो इस बंदूक का मास कितना दे दिया, 5 kg। ठीक है, बंदूक की बात करें, ये क्या अपनी बंदूक। ठीक है, बंदूक का क्या दे दिया, मास दे दिया, द्रव्यमान। मास का मतलब समझते हो, द्रव्यमान। अब इसके क्या पूछा, देखो बंदूक कितने पीछे की तरफ हटेगा, मतलब वेग पूछा है। तो देखो आपको क्या करना है, इसको प्रारंभिक वेग ही मानना करो। ठीक है, बंदूक को जैसे चलाते हैं ना, तो ये u1 मान लेता हूँ, आपको u1 पूछा है प्रारंभिक वेग। जबकि इस गोली का देखो आपको मास दे दिया कितना, 50 ग्राम तो मास है, और जो स्पीड है v। ठीक है, इसकी स्पीड क्या मान लेते हैं, v। तो वो स्पीड देखो, इसको u1 ही मान लेते हैं क्योंकि कौन सी दो वस्तु यूज कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड।
समझ गए क्या? दोबारा से समझो। देखो एक कोई बंदूक है 5 kg की है, गोली चलाई, ये पीछे की तरफ हटा, तो ये पूछा क्या है कि जो पीछे की तरफ हट रहा है तो वो किस वेग से हटेगा, जबकि गोली का द्रव्यमान और वेग अपन को दे दिया। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, क्या होता है कि m1u1 ऐसे मान लो, या mu कुछ भी मान लो, 1 ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये m1 क्योंकि यहाँ पे m2 यूज होगा ना, देखो द्रव्यमान तो अलग अलग होगा ना, तो m1 इसका m2 इसका u1, और चाहो तो आप u2 लिख दो इसका, लेकिन मैं v करवा रहा हूँ, ठीक है, v लिख लो, इसका u इसका v, समझ गए? देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा m2v। देखो दोबारा से समझो, मैंने क्या किया, बंदूक का द्रव्यमान m1 मान लिया और वेलोसिटी को u मान लिया, गोली का द्रव्यमान m2 मान लिया और वेलोसिटी क्या मान ली v। समझ गए क्या? अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है, सिर्फ m1 कितना 5 kg। अब देखो पहले तो देखो ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो चेंज कर लेते, ठीक है, या तो इस, अब देखो अपन ने पढ़ा है ज़्यादातर अपन ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं, तो किलोग्राम ही तो होता है द्रव्यमान, तो इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, पता ना 1 किलोग्राम में कितनी ग्राम होती है 1000, तो इसका क्या करोगे 1000 का डिवाइड कर दो 50/1000, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम। समझ गए क्या? 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा 50/1000। समझ गए? कर लो अब चेंज। अब देखो इसका तो क्या हो गया 5 गुना इसकी वेलोसिटी तो निकालनी है u इक्वल टू, देखो कहीं क्या करते, जैसे यहाँ पे आप चाहो तो एम बी, बंदूक है ना बंदूक, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम बी और यू बी, मतलब बंदूक का द्रव्यमान बंदूक का वेग, बी मतलब बंदूक, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो यदि आपको डाउट हो। ऐसे गोली का एम जी वी जी, गोली आ रही है जी जी, तो एम जी वी जी ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, ठीक। तो m2 ये द्रव्यमान कितना है 50/1000 गुना इसकी वेलोसिटी कितनी है 50। अब जो कट रहा है उसको कट कर लो, देखो 2 0 से 2 0 कट गई, ये इससे क्रॉस मल्टीपल होगा तो कितना हो गया 50 × u इक्वल टू कितना हो गया 25। अब यहाँ से u निकालेंगे तो क्या हो गया 25/50 मतलब 1/2 किसमें मीटर पर सेकंड, लगभग 0.5 मीटर पर सेकंड से वो पीछे हटेगा। समझ गए क्या? दोबारा से समझो, देखो एक 5 kg की ये बंदूक है, उससे 50 ग्राम की गोली निकल रही है किसी स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये पूछ रहा है कि जब गोली चली तो वो बंदूक का जो है हिस्सा है वो पीछे की तरफ कितने वेग से हटेगा। तो अपन ने फॉर्मूला क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान इनटू बंदूक की स्पीड, ठीक है, हिंदी में बोले तो टोटल। तो यहाँ पे लिख लो बंदूक का द्रव्यमान इनटू बंदूक का वेग बराबर, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कुल संवेग संरक्षण क्या होता है कांस्टेंट होता है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा। तो देखो द्रव्यमान जो दूसरा वस्तु है मतलब गोली है, तो गोली का द्रव्यमान इनटू गोली की वेग, तो यहाँ पे अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू में क्या था, यहाँ पे ग्राम था, यहाँ किलोग्राम था, तो आप कंफ्यूज हो गए कि ग्राम में चेंज करें या किलोग्राम में। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि अपन साइंस में हमेशा ऐसा यूनिट यूज करते हैं, तो द्रव्यमान की ऐसा यूनिट किस में चलती है किलोग्राम में, तो आप किसको प्रिफर करोगे किलोग्राम में चेंज करने का। ऐसा नहीं कि ये ईजी है ग्राम में चेंज कर दो 5000 ग्राम, नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे यूनिट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारी जो एग्जाम में यूनिट देता है ना अपन को जो आंसर में, वो सारी ऐसा यूनिट मिलेगी, तो सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। और यदि आपको यूनिट में फिर भी टेंशन है तो क्या करोगे, मेरी जो स्टार्टिंग वाली क्लास है साइंस की वो लो यूनिट एंड डायमेंशन। अब एक और क्वेश्चन से और समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 3 kg की एक पिस्तौल का वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है 3 kg से 150 मीटर पर सेकंड की वेग से क्या चली, वेग से, और 20 ग्राम की गोली, ठीक है, गोली का जो द्रव्यमान है वो 20 ग्राम है और उसका जो स्पीड वेग है वो 150 मीटर पर सेकंड है। गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, मतलब प्रतिघाती मतलब जो पीछे हटती है ना वो वेग। अब देखो एक चीज मैं समझाने वाला हूँ, क्या होता है इसी क्वेश्चन के कई बार आंसर नेगेटिव में माइनस में भी आते हैं,
मतलब माइनस में भी सारे माइनस में दिया हुआ होता है। तो अपन सोचते हैं कि यार आंसर तो माइनस में आ रहा है, और जबकि अपन पिछले फॉर्मूले से कर रहे थे तो पॉजिटिव था। तो देखो समझने की ये बात है कि कई बार यदि आपको करना क्या है, अब जो मेथड बताऊंगा वो ज़्यादा प्रेफर करोगे तो आपका प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं होगा। कैसे? मतलब देखो, जब मैंने रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि जो दो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में दोनों का वेग क्या होता है, संरक्षित इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मान लिया करो जैसे m1 और v1 प्लस m2 v2, इनका क्या होगा, कांस्टेंट मतलब जीरो मान लेते हैं टक्कर के बाद में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का m2 v2। तो ये फॉर्मूला इधर वाला क्या हो जाता है, माइनस का। मतलब गोली ऐसे समझ लो कि जब बंदूक का पॉजिटिव में मान लो, गोली का नेगेटिव में मान, तो ठीक है, वैल्यू समझ गए। मतलब गोली चल गई तो उसकी वैल्यू माइनस में मान लो, ठीक है, माइनस के साइन में फॉर्मूला, और इधर वाला प्लस में। ये ट्रिक से समझा रहा हूँ। जब भी आपको मान ले ये क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि माइनस में आंसर है, तो क्या करना है, जो गोली वाला पार्ट होता है, क्योंकि बंदूक से गोली चलती है तो गोली वाला प्रतिघाती से पीछे हटाएगा, तो गोली वाली वैल्यू को आप क्या मान लो, माइनस में मान लो। मतलब सारी वैल्यू लिख दो, आगे क्या साइन लगाना है, माइनस का। माइनस क्यों आया वो मैंने यहाँ से समझा दिया, क्योंकि ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। समझ गए? तो अपन सोल्व करते हैं। देखो डाटा लिखते हैं। बंदूक, देखो पिस्तौल है, बंदूक है, तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसके अकॉर्डिंग भी लेके चल सकते हो। कैसे अकॉर्डिंग? जैसे m1 u में, m1 v1 में आप कंफ्यूज होते हो, तो देखो ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। कैसे करोगे, 3 kg की एक पिस्तौल है, तो मान लो 3 kg मतलब m द्रव्यमान है किसका, पिस्तौल का, तो यही से पिस्तौल का p ले लो, या पिस्तौल को अपन बंदूक ही तो बोलते हैं, तो mb लिख लो। mb कितना है, 3 kg। समझ गए? अब देखो बंदूक की बात चल रही है, बंदूक का एक वेलोसिटी भी दे रखी है क्या, नहीं, बंदूक की वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी को क्या लिख दो आप, vb, बंदूक की वेलोसिटी vb, मतलब बंदूक की वेलोसिटी कितनी है वो आपको पूछा है। और क्या डाटा गिवन है, देखो अब बात चलती है गोली की। तो गोली का द्रव्यमान मतलब mg, g का मतलब गोली, m का मतलब द्रव्यमान, कितना दे रखा है, 150 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो वेलोसिटी दे रखी है गोली की, तो vg, ठीक है, कितना, 20 ग्राम। अब वही लफड़ा, यहाँ 20 ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करोगे तो 20/1000। अब ये किस में हो गया, किलोग्राम। समझ गए क्या ये चीज? अब आगे देखो, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था m, पहले बंदूक वाला mb vb, मतलब बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक की गति। आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार माइनस में पूछ लेता है प्रतिघाती, तो माइनस m गोली और वेलोसिटी भी गोली की। समझ गए? देखो इधर बंदूक बंदूक, इधर गोली गोली, इधर बंदूक का द्रव्यमान वेलोसिटी, इधर गोली की द्रव्यमान और वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है, अब वैल्यू पुट कर दो। देखो बंदूक का द्रव्यमान 3, बंदूक की वेलोसिटी पूछा है, माइनस गोली का द्रव्यमान 150। ठीक है ना? नहीं, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया। मतलब ये क्या है, 150 मीटर पर सेकंड, ये तो वेग है। ठीक है, वो तो समझ गए होंगे मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेग, और ये क्या है, mg द्रव्यमान। ठीक है, तो ये लिखने में थोड़ा, बोलने में लिखने में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ये वेलोसिटी है गोली की तो vg, और ये द्रव्यमान है तो mg। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना आएगा, देखो जैसे फॉर्मूला ना वैसे डाटा लिखा करो, माइनस गुना द्रव्यमान कितना है, 20/1000 गुना 150। बस अब सोल्व कर लो। देखो 1 2 0, तो नीचे 2 0। अब यहाँ से देखो 2 से कट कर रहा हूँ, 2 5 10, फिर 5 से ये कट हो जाएगा 3, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 गुना बंदूक का वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस का 3। अब इस 3 से 3 कट गया तो एक तरह से बंदूक का वेग आएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज दूर हो गया क्या, माइनस का 1 क्यों आया। यदि अपन वैसे सोल्व करते तो प्लस का 1 आता। ठीक है, लेकिन जो माइनस का लफड़ा वो ऐसे ही होता है, क्यों आया ये माइनस, वो मैंने आपको बता दिया। दोबारा से समझो,
वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस डाउट ये रहता है लड़कों को एक कि ये डाटा किस टाइप से लिखे, ठीक है, U1 माने, V1 माने, V1 V2 माने या U1 U2 माने। तो जो नाम गिवन है वो लिख दिया करो। बंदूक है तो B लिख दो, गोली है तो G लिख दो, जिसका द्रव्यमान है तो उसका mg, मान लो गोली का द्रव्यमान है तो mg, गोली का वेग है तो vg, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में माइनस का लफड़ा होता है, तो मैंने बता दिया कि अपन पढ़े हैं कि कांस्टेंट होता है रेखीय संवेग संरक्षण से बल लगता है, तो उसके कारण क्या होता है, गोली वाला पोर्शन को आप क्या मान लो, माइनस मान लो और सिर्फ डाटा लिख दो। और सारा डाटा किस में होना चाहिए, ये वेग किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। यूनिट कभी भी मत बोलना, क्योंकि इसी से याद होगा आपको यूनिट बनाना। तो यहाँ पे अपना जो वर्क एंड टाइम थोड़ी है, मैथ थोड़ी चल रही है, साइंस चल रही है। यहाँ पे अपना वर्क, पावर एंड एनर्जी मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। फिर भी आपको इस चैप्टर से कुछ भी डाउट हो या आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है बाहर से, फिर भी आपको नहीं आ रहा, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और औरों से सब्सक्राइब करवाओ, ताकि उनको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और वो देखो, आपकी यदि अच्छी तैयारी है, आप औरों की अच्छी तैयारी हो मेरे थ्रू, तो आप उनसे शेयर जरूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।